तो बजट से रिलेटेड दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला तो दी स्टैटिक स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, और उसके बाद जो भी करंट बजट होगा, करंट बजट में बहुत सारा डेटा होगा, कुछ नई स्कीम्स होंगी, है ना, कुछ गवर्नमेंट के शायद चेंजेस हो, चेंज इन टैक्सेशन और इन एनी अदर एरिया। सो ये वाला तो बजट अभी आने वाला है। ये बजट आपका फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आएगा। तो ये एक स्पेशल क्लास होगी करंट बजट को लेके, जो भी है। अभी जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ बजट। ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट, एनी वन ऑफ यू हैव, इफ यू हैव एनी डाउट related to any of our previous class, तो आप बता सकते हैं। Anyone have any doubt? तो स्टार्ट करते हैं। ओके। सो जब भी हम बजट के बारे में बात करते हैं, तो दो पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि सरकार के पास डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से गवर्नमेंट के पास मनी आती है, रिसोर्स आता है। तो बजट का एक पार्ट तो हो गया रिसीट्स, पैसे का आना, और गवर्नमेंट फिर उस पैसे को खर्च करती है। इट साउंड्स वेरी सिंपल बट इट इज वेरी लाइक कॉम्प्लिकेटेड वन। सो सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है, किस सोर्स से पैसा आया है, और सरकार उस पैसे को कहाँ पे खर्च कर रही है, किस एरिया में ये खर्च कर रही है, ये एक सरकार को दूसरी सरकार से अलग करता है। लाइक वन ऑफ द वे ऑफ लाइक आम आदमी पार्टी इज टू गेट मनी थ्रू टैक्सेस, और जो वो खर्चा करते हैं उसमें एक बड़ा प्रोपोर्शन वेलफेयर वाला होता है। वेलफेयर वाला होता है, बहुत सारी फ्री बीज होती है। सो फ्री बीज अच्छी है नहीं है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां फ्री बी के अगेंस्ट में काम करती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बोलती है जब भी इलेक्शन आते हैं कि हम पावर में आए तो हम लोगों को 1 लाख रुपए देंगे साल के। 2024 इलेक्शन में मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरीके के प्रोमिस किए थे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो बजटरी पॉलिसी है किसी भी देश की, इसके एम्बिट में क्या क्या आता है। तो अगर आप इमेजिन करें वाइडर लेवल पे कि सरकार के पास जितने भी सोर्सेज से पैसा आता है और सरकार उस पैसे को कैसे खर्च करती है, इन सभी डिसीजन से रिलेटेड जो छोटे छोटे भी डिसीजन है, जितने भी बड़े डिसीजन है, वो सारे आते हैं आपके बजट में, और ऑल्सो नोन एज फिस्कल पॉलिसी भी इसको हम बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। ओके। अब थोड़ा टेक्निकल जाते हैं। सरकार के पास जो भी पैसा आता है उसको हम दो अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे सरकार के पास जो भी पैसा आया, एक अकाउंट है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट। तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब पैसा आना। रेवेन्यू अकाउंट में वो पैसा आता है जो सरकार की इनकम होता है। ओके। इसके कुछ फीचर भी हैं, जैसे इनकम के होते हैं कि रिकरिंग होती है। रिकरिंग होती है, एक बार पैसा आया तो बार बार पैसा आता रहेगा। मतलब इनकम अगर आप काम कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे यू विल गेट दैट इनकम। तो जो इनकम रिसीट्स होती है सरकार के पास, जो पैसा आता है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद आपको पैसा मिलता रहता है। प्लस एक बार अगर आपकी पॉकेट में पैसा क्रेडिट हो गया देन देयर इज नो लाइबिलिटी। आपने 1 महीने काम किया, सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई, अब वो पैसा आ गया, नाउ यू डू नॉट हैव एनी अकाउंटेबिलिटी टू पे बैक दैट। पैसा आया और वो नॉन लाइबिलिटी वाला आया, तो ये हमें हेल्प करता है समझने के लिए जब सरकार पैसा खर्च करती है। अभी आएंगे इस डिबेट पे भी। तो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर द इनकम सोर्सेज गवर्नमेंट है। सरकार के पास इनकम के क्या क्या सोर्सेज है? कैन एनीवन विल गेस?
सरकार के पास पैसा आता कहाँ कहाँ से है? व्हाट डू यू थिंक? टैक्सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है टैक्सेशन। तो सरकार के पास जो मेजर इनकम का सोर्स है दैट इज टैक्सेशन, टैक्स। टैक्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पेयर है उसके पॉकेट से पैसा गया और सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, इसको डायरेक्ट टैक्स हम बोलते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स भी हम इसको बोलते हैं, इट इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके बाद में तुम्हारा हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। अब हम सब लोग अगर इंडिविजुअल हैं तो हम इनकम टैक्स पे करेंगे, लेकिन अगर हम एक कॉर्पोरेट है, अगर हम 20 लोग मिलके एक कंपनी स्टैब्लिश कर लेते हैं तो वो कंपनी जो टैक्स पे करेगी उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। सो देयर इज दिस इनकम टैक्स एंड देयर इज दिस कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स का ही एक और अल्टरनेटिव है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। बस याद रखना है भी कंपनीज के ऊपर लगता है, टैक्सेशन में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। और तुम्हारे पास डायरेक्ट टैक्स है, और बताएगा कोई और कौन कौन से डायरेक्ट टैक्सेस है? यस, कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी। अगर आप लोगों ने कोई एसेट परचेज करी और उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है, आपने गोल्ड खरीदा 1 करोड़ का, अब उसकी वैल्यू हो गई 2 करोड़, तो 1 करोड़ के ऊपर आपको टैक्स देना है। तो ये किसी भी एसेट्स के ऊपर होता है, गोल्ड हो सकती है, वो वर्चुअल एसेट हो सकती है, वो आपका रियल एस्टेट हो सकता है। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 CR की, नाउ यू आर गोइंग टू सेल दैट प्रॉपर्टी फॉर 5 CR, तो यू हैव अर्न 4 CR। उस 4 CR पे आपको टैक्स देना होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने 1 करोड़ का प्लॉट लिया, 5 का आपने बेच दिया, लेकिन आपने 5 करोड़ का एक और घर खरीद लिया रहने के लिए, तो फिर जो रेजिडेंशियल है उसमें एक्सेप्शन आपको मिल जाती है। हालांकि ये एक्सेप्शन परमानेंट नहीं है, 2 ही बार ये मिलती है। ठीक है। ठीक है। तो सीजीटी, कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। देर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आल्सो। तो ये तुम्हारा होता है डायरेक्ट टैक्स। एक और डायरेक्ट टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स, जो भी प्रोफेशनल्स है ना वो एक टैक्स पे करते हैं, ज्यादा नहीं होता, शायद सदर्न स्टेट्स में ज्यादा है, 2,500 रुपए पर साल का होता है, बट स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है। इनकम टैक्स में मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, इनकम टैक्स पे सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी, किसी भी सोर्स से इनकम हो, बट देयर इज वन एक्सेप्शन, if that income is arise from agriculture। अगर आप एग्रीकल्चर से आपने इनकम जनरेट करी है तो उस पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेगी, पता है आपको। और हमारे देश में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आज तक एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा पाई। चलो ठीक है। तो सरकार के पास एक रेवेन्यू आता है टैक्सेस से। जैसा मैंने आपको बताया, टैक्सेस होते हैं तुम्हारे, डायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं और तुम्हारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं। तो एक हो गया डायरेक्ट टैक्सेस, फिर हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है कि जिस सिटीजन ने या पीपल ने टैक्स पे किया, क्योंकि इनडायरेक्ट को नॉन सिटीजन भी पे कर सकते हैं, हालांकि इसमें सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता, टैक्सेशन में रेजिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा। अब एक किसी व्यक्ति ने टैक्स दिया, उसने टैक्स एक एंटिटी को दिया और उसने गवर्नमेंट को दिया, ठीक है ना। जैसे आप लोग मैकडी गए, आपने मैकडी 1,000 रुपए के बर्गर खाए, उसमें आपने देखा था कि 150 रुपए आपने बिल पे टैक्स पे किया। अब आपने टैक्स मैकडी को पे किया है, मैकडी इज नॉट अ सॉवरन अथॉरिटी, मैकडी को पर आपने टैक्स पे कर दिया, मैकडी उस टैक्स को किसको देने जा रही है? उसको देगी वो स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ऐसे टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। डू वी हैव एग्जांपल? यस वी हैव ए नंबर ऑफ एग्जांपल। लाइक वी हैव एग्जांपल देगा कोई? जीएसटी। यस वी हैव जीएसटी,
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अलावा तो इम्पोर्ट ड्यूटी, वी हैव एक्सपोर्ट वी ड्यूटी। हैव वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। इवन टुडे देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट जहां पे अभी भी वैट लगता है। फॉर एग्जांपल, एल्कोहल पे वैट लगता है, फ्यूल पे वैट लगता है, सीएनजी भरा रहे हैं वैट लगेगा, पेट्रोल डला रहे हैं, डीजल डला रहे हैं, वैट लगेगा। तो वैट भी है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? तुम्हारा कस्टम ड्यूटी हो गया। तो तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इन पे भी तुम्हारा लगता है। सॉरी। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। प्रॉपर्टी टैक्स तो डायरेक्ट है, तुमने ही तो पे किया, डायरेक्ट है वो। ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सरकार के पास इनकम से डायरेक्ट से भी पैसा आता है और इनडायरेक्ट से भी आता है। तो एक तो हो गया टैक्सेशन। नाउ अपार्ट फ्रॉम टैक्सेशन और क्या क्या है सरकार के पास इनकम के सोर्सेस? बताइए। इनकम के अलावा सरकार के पास, टैक्स के अलावा सरकार के पास इनकम के क्या ऑप्शन है? सेकंड। सर अगर किसी को लोन दिया हो तो इंटरेस्ट जो मिलता है। यस, इंटरेस्ट। तो सरकार किसको ब्याज पे पैसा देती है? इन मोस्ट ऑफ द टाइम पुअर कंट्रीज को। यू विल कि हमने अफगानिस्तान को लोन पे पैसा दिया हुआ है, बांग्लादेश को दिया हुआ है, श्रीलंका को दिया हुआ है, नेपाल को दिया हुआ है। तो हम, in order to maintain our international relation, in order to fulfill our foreign policy objective, we give soft loan to relatively weaker countries. ये हम इसलिए नहीं देते हैं कि we are having huge give to maintain, to what I say, achieve our foreign policy objective. If we are not giving loans to those countries, China is giving, US is giving, Europe is giving, so we have to make a balance, ये balance of power। ठीक है। तो हम से कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी दे देती है, कई बार किसी वो एमएनसी को भी दे रही है, तो वो है। बट मेनली हम छोटे देशों को भी देते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है सरकार के पास इनकम का सोर्स है प्रॉफिट। प्रॉफिट से पैसा आता है। नाउ कैन यू टेल मी कि सरकार प्रॉफिट कमाती है? क्या सरकार बिजनेस माइंडेड है? पीएसयू से सर जो प्रॉफिट आता यस, है। पीएसयूज। आईजीएल है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, पैसे कमाएगी तो सेंटर के पास जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकार की कंपनी है, पैसे कमाएगी तो इसको जाएगा। देयर वाज मुझे याद नहीं है, शायद 6 महीने पहले का होगा, कितने का होगा, 30,000 करोड़ रुपए का चेक था जो एसबीआई के चेयरमैन शायद फाइनेंस मिनिस्टर को दे रहे थे, किसी मिनिस्टर को दे रहे थे। तो सरकार की बहुत सारी सरकारी एजेंसीज हैं, वो पैसे कमाती हैं, पीएसयूज, तो पैसा प्रॉफिट सरकार को जाता है। और अगर वो घाटे में है तो सरकार उनको बेल आउट भी करती है। ठीक है। तो दीज आर दी टैक्सेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, दीज आर दी मेन इनकम सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं जस्ट तुम्हें दे रहा हूं, अगर सरकार के पास इनकम से जितना भी पैसा आता है, इनकम से जितना भी पैसा आया, उसका 90% कम्स फ्रॉम टैक्सेशन। इमेजिन करो। दैट्स व्हाई टैक्सेशन पॉलिसीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिसीज ऑफ एनी गवर्नमेंट। सबसे इंपोर्टेंट पॉलिसीज किसी भी सरकार के लिए टैक्सेशन पॉलिसीज होती हैं। 90% टैक्सेस से आता है। तो सरकार टैक्स लिए बिना देश नहीं चला सकती। सबसे मोस्ट क्रिटिकल पॉलिसी टैक्सेशन है। इसलिए देखो, गवर्नमेंट बहुत बोलती है कि टैक्स आप दीजिए हमारे देश में, क्योंकि टैक्स का बेस बहुत छोटा है। बेस बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज द लेट्स से वर्किंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 140 सीआर। बट ये सारे लोग तो टैक्स देंगे नहीं, क्योंकि सारे लोग शायद कमाते भी नहीं, अडल्ट भी नहीं है। बट जैसे इमेजिन करो, हमारे देश की वर्किंग पॉपुलेशन है लेट्स से 70 करोड़, 80 करोड़ मान के चलो। उसमें बहुत सारे जैसे एक डेटा दे रहा हूँ, 2024 इलेक्शन में वी हैव क्लोज टू 90 सीआर वोटर्स। लेकिन उसमें बहुत सारे वो भी तो होंगे ना, सीनियर सिटीजन, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। हमारे देश की मानो लेट्स से 80 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन है। व्हाट डू यू थिंक इज 80 करोड़ वर्किंग पॉपुलेशन में से कितने लोग टैक्स देते हैं? कितने लोग टैक्स पे करते हैं? इतना है, बस छोटा सा 7-8 करोड़ लोग आईटीआर फिल करते हैं।
और इनमें से जो इफेक्टिवली टैक्स पे करते हैं वो 1 से 2 करोड़ करते हैं, बाकी लोगों ने बस आईटीआर भरा। तो हमारे देश में टैक्स कलेक्शन कम है। तो नेक्स्ट टाइम समवन इज मेकिंग अ डिबेट, यू विल फाइंड ना कि देयर इज शार्क टैंक में कोई ये बोल रहा है कि इंडिया में बहुत टैक्सेशन है ये और वो है। भाई एक बार इंडिया में सारे लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, कुछ ही लिमिटेड लोग टैक्स पे कर रहे हैं। इवन दैट टैक्सेशन इज नॉट एज हाई एज यू विल गेट इन अमेरिका और पॉपुलिस्ट। ये सारी पॉपुलिस्ट बातें बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि सरकार इतना, आई गारंटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मोदी पावर में है, कल को राहुल गांधी पावर में आए या केजरीवाल पावर में आ जाए, जितना सरकार को पैसा मिल रहा है उससे सारे देश की लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो अब है ना, उससे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकता। थोड़ा बहुत 10-20% इंक्रीमेंटल चेंज आ सकता है सरकार के चेंज होने से, पॉलिसी के चेंज होने से, बट आई गारंटी द साइज ऑफ केक इज नॉट बिगर इनफ कि हम सब लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सके। नहीं है, दैट्स अ फैक्ट। आप कई बार खर्चे देखना, यू विल बी सरप्राइज, पैसा बचता ही नहीं है सरकार के पास। ठीक है, तो है टैक्सेशन कम है, बट क्या हम लोग सरकार से डिमांड ना करें, एम्बिशियस ना हो कि सरकार हमें बेटर सर्विसेज देनी? वी शुड बी एम्बिशियस, वी ऑलवेज शुड बी लाइक डिमांडिंग मोर फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी आएगी, प्रेशर आएगा, दैट्स गुड फॉर डेमोक्रेसी, दैट्स ऑल गुड। बट रियल थिंग ये है, कल को मान लो तुम बहुत देश प्रेमी हो, तुमको भी पीएम बना दिया इस सर्टेन बजट के साथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट तुम कितने स्कॉलर हो, कुछ भी हो, आई विल टेल यू कि तुम्हारी पॉलिसी बहुत बेटर भी होंगी, थोड़ा इंक्रीमेंटल चेंज होगा, बस ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगा कि कल को तुम पावर में आ गए, आज तो वो लोग साइकिल पे घूम रहे हैं, कल को सारे सारे लोग कारों में घूमेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ऑडी बीएमडब्ल्यू में घूमेंगे, सबके पास कार होगी, सबके पास बाइक होगी, सब नहीं होने वाला। परचेजिंग पावर वो कम है, जीडीपी कम है। ठीक है, सो ये हो गया सरकार के पास पैसा कहां से आता है। एक और है, सरकार के पास सिर्फ पैसा इनकम के पैसे से देश नहीं चलता, तो हमें कई बार बोरो भी करना पड़ता है, हमें कई बार प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ती है। सो देयर इज अनदर अकाउंट, उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इससे जो सरकार को पैसा मिलता है वो सारा पैसा है, ये वो रिसीट्स हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन इनकम रिसीट्स। नॉन इनकम रिसीट्स, सो नॉन इनकम रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जिसके पैसे आने से या तो तुम्हारी एसेट्स कम होगी, एसेट विल डिक्रीज, और लायबिलिटी विल डिक्रीज। तुम्हारे घर में आज तुम घर में 50,000 रुपए लेके, कैश तुमने घर में 50,000 रुपए लेके गए, लेकिन वो तुमने इंटरेस्ट पे लिया है, लोन कराया है, तो 50,000 रुपए की तो क्रेडिट एंट्री होगी बट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। या तुमने अपना फोन बेच दिया तो 50,000 रुपए तो आगे, बट योर एसेट्स हैव डिक्रीज। ठीक है, तो अब आप बताएंगे सरकार के पास इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, कहां कहां से आएगा? डेफिनेटली जैसा मैंने आपको बताया, लोन से सरकार के पास पैसा आएगा, लोन से सरकार के पास पैसा आएगा। तो लोन अगर आप देखेंगे, लोन सरकार के पास, लोन एक तो है सरकार ले ले इंटरनल। इंटरनल सरकार किससे लोन लेगी? सरकार इंटरनल लोन लेगी तुम्हारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है सरकार लोन, और पब्लिक से भी ले सकती है। पब्लिक से सरकार पैसे उठाती है बट किसी स्कीम में इन्वेस्ट करके उठाती है, और एक्सटर्नल सरकार जा सकती है। एक्सटर्नल हम क्या जाते हैं, या तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक पे चले गए, एशिया डेवलपमेंट बैंक पे चले गए, आईएमएफ पे चले गए, और हम बायलेटरल भी लेते हैं, इंडिविजुअल कंट्री से, यूएस से पैसे उठा लिए, जापान से हमने फाइनेंस कराया है, जापान इज फाइनेंसिंग और बुलेट ट्रेन में अच्छा फाइनेंस कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर देता है। तो ये तो हो गया लोन। और पैसा कहां से आ सकता है? और पैसा आ सकता है जब गवर्नमेंट एसेट्स को सेल करती है, एसेट को सेल करती है। अब सरकार के पास एसेट्स क्या है? सरकार के पास कई बार लैंड बैंक भी है, सरकार के पास लैंड बैंक है ना। तो सरकार जब लैंड को सेल करती है, उसको सरकार सेल कर सकती है। और क्या है, सरकार के पास बहुत सारी पीएसयूज हैं, सरकार उनमें से अपना सर्टेन शेयर बेचती है। तो जब सरकार अपना थोड़ा परसेंटेज पीएसयू से बेचती है, उस फिनोमिना को हम पर्टिकुलर टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, तो सरकार के पास जो पैसा आता है वो तुम्हारा, पैसा आया का मतलब रिसीट,
इनकम वाला होगा तो रेवेन्यू रिसीट होगा, नॉन इनकम वाला होगा तो कैपिटल रिसीट होगा। क्या इतना सब बच्चों को क्लियर समझ में आया? यस सर। 2 मिनट का टाइम है, इसको देखो। हाँ, 2 मिनट का टाइम है, एक बार इसको देखो। चलो ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सरकार के पास जो पैसा आता है, यस सर। यार पार्टिसिपेट किया करो, क्वेश्चंस पूछा करो, हाँ या ना तो बोल ही दिया करो। जब मन भी ना भी कर रहा हो तो भी बोल दिया करो। अब मुझे ऐसा ना लगे कि मतलब अ, मुझे लग रहा है कभी कभी मैं आईपैड को ही पढ़ा रहा हूँ, बच्चे का ही नहीं। ठीक है, सो नाउ दी अच्छा वाला पार्ट आता है एक्सपेंडिचर से। अब एक्सपेंडिचर आप देखना, सरकार जो भी पैसा खर्च करती है, ठीक है, सरकार ने जो भी पैसा खर्च करा उसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो सरकार का सारे खर्चे को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है तुम्हारा, अब यहां पे तुम देखना है, तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। पहला है नॉन एक है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है नॉन डेवलपमेंटल। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, अगेन जैसा मैंने आपको बताया, इनके टेक्निकल नाम भी है। तो कोई भी ऐसा खर्चा जिससे डेवलपमेंटल को हम बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और नॉन डेवलपमेंट को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सारा खर्चा है गवर्नमेंट का। एक्सपेंडिचर कैन बी
रेवेन्यू और कैपिटल, या आप इनफॉर्मली समझ सकते हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंटल। कोई भी ऐसा खर्चा जिसे करने से तुम्हारी या देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे बढ़े, देश इनोवेट करे, देश आगे बढ़े इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली, कुछ भी, और ऐसा खर्चा जिससे सिर्फ स्टेटस मेंटेन हो रहा है, स्टेटस को मेंटेन हो रहा है, उसके लिए वाला खर्चा नॉन डेवलपमेंटल है। आई विल गिव यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, लेट्स से एज अ स्टूडेंट, any expenditure on your like skill, on your education is developmental expenditure। तुम किताब पे पढ़ने पे कितना खर्च करो, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने पे खर्च करो, अपने एक्सपोजर पे खर्च करो, दैट इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। बट तुम मेंटेनेंस पे अपने पे जो खर्चा कर रहे हो, दैट इज नॉन डेवलपमेंटल। एज अ स्टूडेंट किसी और फील्ड में शायद काम मिले, अब कोई बच्चा अपनी क्लोथिंग पे महीने में 5,000 खर्च कर रहा है, एक बच्चा 50,000 खर्च कर रहा है, तो क्लोथिंग पे कितना खर्च करने से सर्टेन लेवल का आपको चाहिए, उसके ऊपर दैट विल नॉट एड अप इन लाइक तुम्हारी ग्रोथ नहीं कराएगा। ठीक है। अब इसमें एक और इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तुम क्लोथिंग पे जितना खर्च कर रहे हो शायद बहुत मामूली सा तुम्हें इंपैक्ट दिखे, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट एजुकेशन से आएगा। ठीक है, तो यही है। तो जब भी हम किसी देश को चलाते हैं, देयर आर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, देयर आर नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। आइडिया ये है कि वी शुड डिक्रीज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड वी शुड इंक्रीज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। एक परिवार के पास जब लिमिटेड पैसा है तो वो अपने कपड़े में से पैसे बचाए और उस पैसे को खर्च करे एजुकेशन पे। ठीक है, अपनी लग्जरी को भी थोड़ा कम करे और उस पैसे को खर्च करे एजुकेशन पे, वो परिवार आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, सो इन द सेम वे कैन यू गिव मी सर्टेन हेडिंग्स कि ये वाला खर्चा नॉन डेवलपमेंटल होगा सरकार के लिए और ये डेवलपमेंटल होगा? तो सैलरीज एंड पेंशन। एग्जैक्टली, सैलरीज। देखिए, अगर किसी भी देश में है ना बहुत फैट ब्यूरोक्रेसी है, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी है, आप इफिशिएंटली भी काम कर सकते हो, ठीक है, तो आप कम कीजिए उसको, सैलरीज जो आप देते हो, पेंशन जो आप देते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सैलरीज और पेंशन का इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कंट्रीब्यूशन तो होगा। आप जिसको पेंशन दे रहे हो उसने 50,000 रुपए पेंशन किया है, उसने बर्गर खरीदा, कपड़े खरीदे, जेप्टो से ऑर्डर करा, जोमेटो से कुछ खरीदा, जीडीपी तो बढ़ेगी बट उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। दिस इज इनएफिशिएंट। सैलरी एंड पेंशन ये जितना कम हो उतना बेहतर है। उसके अलावा और ओके, सब्सिडीज। सब्सिडीज देखो, वेलफेयर सब्सिडीज, स्कीम्स। हाँ सब्सिडीज देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए और फ्रीबीज नहीं देनी चाहिए। सब्सिडीज की ओनली एक्सेप्शन ये है कि अगर आप उसको नहीं दे रहे हो ना तो वो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो दीजिए। लेकिन यू आर गिविंग सब्सिडीज एंड फ्रीबीज जस्ट टू गेन इकोन पॉलिटिकल बेनिफिट और जस्ट टू गेट वोट, ये तुम्हारी कंट्री को पीछे ले जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, तुम आज सब्सिडी दे रहे हो लोन पे पैसा लेके, क्योंकि टैक्सेस जो पैसा आया था वो तो खत्म हो गया बेसिक खर्चों में। तो तुम मतलब ये भी केस है हमारे देश के साथ कि हम कई बार लोन लेके भी सब्सिडी दे रहे हैं। तो व्हाट वी आर गिविंग, हम आज के कुछ लोगों को फ्री की चीजें दे रहे हैं लोन पे पैसा लेके, यानी कि उसका हमें इंटरेस्ट भरना होगा, जो आने वाली जनरेशन है उसको कमा के सरकार को ज्यादा देना होगा, सो दैट जो एक समय पे फ्री बीज दी थी आप उस बर्डन को उस बर्डन को कम कर सको। तो सब्सिडी हो गया, इसके बाद तुम्हारा सैलरीज होगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट का अब का तो चलो इतना शॉकिंग नहीं है। 2015-16 में जाना, हमारा 17 लाख करोड़ तो टोटल खर्चा था बजट का, 17 लाख करोड़, और हम 4 या 5 लाख रुपए ब्याज में दे देते थे। कौन सा ब्याज? जो पुराना लोन लिया है। अभी भी जाके देख लेना, 6-7 लाख करोड़ का सरकार का ब्याज का खर्चा है। यानी कि सरकार जो 40-45 लाख करोड़ खर्च कर रही है उसमें से 6-7 लाख करोड़ तो ब्याज में ही चलेगी, बचे ही नहीं सरकार। तो इंटरेस्ट हो गया, सब्सिडीज हो गया, सैलरीज हो गया, पेंशन हो गया, और बताइए। ओके, हेल्थ का खर्चा कहां पे डालोगे? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, सर एजुकेशन तो सबको हेल्थ पता का है। जो
सर, इसमें हॉस्पिटल बन रहा है या हम मेंटेन कर रहे हैं कुछ? टेक्निकली तो ये भी है, ठीक है ना। पहले ऐसा भी होता था कि हॉस्पिटल का बिल्डिंग का बनना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसका रन होना स्टाफ की सैलरीज है ये। पर ठीक है, एज हम क्यूमुलेटिवली लेते हैं, बजट की उन डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर इज डेवलपमेंटल, हेल्थ डेवलपमेंटल है, ठीक है। और तुम्हारा एजुकेशन डेवलपमेंटल है। आपका स्किल पे खर्च करना, हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल। तुम्हारा R&D पे खर्च करना इज डेवलपमेंटल है। आपका व्हाट आई से रीपेमेंट ऑफ लोन्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स पे खर्च करना वो है, क्योंकि जब आप लोन पूरा कर दोगे अगले बार तुम्हारी इंटरेस्ट की पेमेंट कम होगी और पैसा बचेगा। ये सारा डेवलपमेंटल। ओके, व्हाट डू यू थिंक वेयर यू आर गोना टू पुट डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑन तो डिफेंस एंड डेवलपमेंटल है डिफेंस, आई गेस। नॉन व्हाट डू यू थिंक डेवलपमेंटल। डिफेंस को कहां पे डालोगे? मतलब डिफेंस डेवलपमेंटल है तो हमें ज्यादा से ज्यादा डिफेंस पे खर्च करना चाहिए, है ना। अभी 36 यस सर। रफाल खरीदे हैं, फिर हम हर शहर के लिए 10 रफाल खरीदे, आने वाले टाइम में और मिसाइल खरीदे, हर गली में मिसाइल है, सबके पास वेपन है ना। नो, डिफेंस इज नॉट अ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अब सुनना, इसमें स्टार मार्क कर दूं। सर्टेन लेवल ऑफ डिफेंस चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा के लिए बिकॉज सिचुएशन इज वर्स आप कर रहे हो, अदरवाइज दैट इज नॉट आइडियल सिचुएशन। अब आप देखो ना, 36,000 करोड़ रुपए, 36 नहीं आई गेस, एक बार हमने 60,000 करोड़ रुपए रफाल के लिए खर्च किए थे। इमेजिन करो 60,000 करोड़ रुपए, 60 लाख लोगों को आप 1-1 लाख रुपए दे सकते थे। 60 लाख, 6 एक्सक्यूज मिलियन मी सर। देश की, या तो सर ऐसे तो हेल्थ और एजुकेशन पे भी हमने कभी ना कभी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया होगा जहाँ पे हमारे काफी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट हुई होगी। क्या कह रहा हूं पहले सुनो। हेल्थ पे खर्चा करना ऑलवेज इज गुड, ऑलवेज। क्योंकि हमारे देश के आप देखो ना, चलो ये 100 लोग हैं, तुम 100 लोग हो, तुम सबको क्रिएटिव देश के लिए बना दिया। नाउ यू आर दी टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट। कल को तुम्हें अटैक आ गया, सारे कौन, हेल्थ केयर अच्छा नहीं है तो, ठीक है ना। तो हमारे देश की जो भी स्किल फोर्स है वो बीमार ना पड़े, हेल्थ, और अगर बीमार पड़े तो बहुत जल्दी रिबाउंस कर जाए, ये है। अब ना इससे तुम देखो, तो मैं बोल रहा हूं किसी भी नंबर का हेल्थ केयर आप जितना पे ज्यादा खर्च करो इट्स गुड। और हेल्थ केयर का मतलब तुम्हें ना, भी हेल्थ केयर की एक थोड़ी डेफिनेशन तुम्हारी नैरो है। जब भी हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, इट्स नॉट ओनली क्यूरेटिव, कि एक बार तुम इल पड़े, बीमार होने के बाद का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ है, उससे पहले भी है प्रिवेंटिव। तुम्हारा डायग्नोस हो, अच्छी इनपुट्स, एयर क्वालिटी दो, अच्छी वाटर क्वालिटी दो, ये सारा है, ठीक है ना। तो हेल्थ पे कितना भी खर्चा करो इट्स गुड। एजुकेशन पे, स्किल पे, R&D पे जितना ज्यादा प्रोपोर्शनेट खर्चा करोगे उतना ज्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा। इट्स नॉट सेम विद द डिफेंस। ये मैं बोल रहा हूं कि सर्टेन लेवल ठीक है वो करना पड़ रहा है। अच्छा, इसमें भी तुम देखो, जर्मनी के ऊपर यूएस यही बोल रहा है कि तुम खुद तो डिफेंस पे खर्चा बिल्कुल नहीं करते, तुम्हारी सिक्योरिटी आउटसोर्स करा रखी है यूएस, हम कराते हैं, इसलिए हमें पैसे दो। दिस इज व्हाट यूएस इज सेइंग, एंड ये हुआ ही है। जर्मनी ने बिल्कुल भी डिफेंस पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में खर्च ही नहीं किया प्रोपोर्शनेटली, अगर आप देखो, क्योंकि उसको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी। जो थ्रेट भी थी वो यूएस ने समहाउ उसको सिक्योरिटी दी, एश्योरिटी दी नाटो कंट्रीज को। कल को अगर कोई हमें आके एश्योरिटी दे रहा है कि ओके चाइना, अब हमें तो, हम तो वर्स्ट केस में फंसे हुए हैं ना, किसी भी देश में, दुनिया में किसी भी देश के साथ जो वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है वो इंडिया के साथ है। वी आर हैविंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद two neighboring nuclear power countries which like both are not democratic. भारत इकलौता ऐसा देश है जिसका टेरिटोरियल विवाद है, और जो नेबर हैं, और दोनों न्यूक्लियर नेशन है, दोनों न्यूक्लियर है, पाकिस्तान एंड चाइना, दोनों के दोनों हमारे नेबर हैं, बॉर्डर एडजेसेंट है, दोनों के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, और दोनों डेमोक्रेटिक नहीं है। दुनिया में कोई भी आप एक एग्जांपल दे दो। रशिया का एनिमी यूएस है, दूर है उससे, नेबर नहीं है। और रशिया का भी कोई दूसरा न्यूक्लियर पावर एनिमी भी नहीं है, हमारे तो दो हैं।
तो इस सिचुएशन में हमें सर्टेन डिग्री ऑफ डिफेंस पे खर्च करना पड़ेगा। बट जस्ट इमेजिन अगर सिचुएशन बेटर होती, चाइना डेमोक्रेटिक होता और इतना ज्यादा टेरिटोरियल एग्रेसिव नहीं होता, सेम गोज विद द पाकिस्तान, तो शायद हमें इतना ज्यादा डिफेंस पे खर्च करना नहीं होता। इमेजिन करो इंडिया लेट्स से एक आइलैंड होता, चाइना और पाकिस्तान हमारे दूर दूर तक नहीं होते, तो शायद हमें डिफेंस पे उतना खर्च करना नहीं पड़ता। इस फिलॉसफी से इस सोचो थोड़ा, ठीक है, शायद क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सी डिफेंस का मतलब ये नहीं कि तुम डिफेंस पे जीरो खर्चा कर दो। तो अगर आप आर्मी की स्पीच सुनते हो तो ये बिल्कुल ये सही लगता है कि विदाउट लॉ एंड ऑर्डर इन दी सोसाइटी कुछ नहीं हो सकता। तो सर्टेन डिग्री हमें चाहिए। चलो एक और चीज देखो ना, इसको बड़े लेवल पे तो तुम नहीं समझोगे, छोटे लेवल पे देखो। मैं नोएडा में रहता हूँ, तो एन नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल यहाँ पे है। अब आप इमेजिन करो, इवन दिल्ली पुलिस में मुझे लग रहा है 90,000 पुलिस पर्सनल है। अब आप इमेजिन करो टेक्नोलॉजी से या लोगों का सिविक सेंस बढ़े और लोग क्राइम कम करें, ट्रैफिक रूल को अच्छे से फॉलो करें, तो अगर हम इसमें से कुछ को भी कम कर पाए, हमने 10,000 को भी कम कर दिया, तो कितना पैसा बचेगा? वो 1,000 करोड़ जो सरकार के सेव होंगे वो वापस तुम्हारे ऊपर तो लगेंगे। इसलिए तुम देखो डेवलप कंट्रीज में तुम्हें दिखेगा कि क्या कहते हैं, लोग बहुत कम रूल को ब्रेक करते हैं, तो जो उनके ऊपर बर्डन है वो कम ही होता है। ठीक है, तो डिफेंस, तो ये हो गया तुम्हारा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, क्या इतना तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है, बाकी बताइए यस या नो। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो सरकार का होता क्या है, अब यहाँ पे और मैं तुम्हें एनालिसिस कर रहा था, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये पढ़ना है, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, अब कुछ टेक्निकल तुम्हें बताता हूँ। आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, मतलब इनफॉर्मली बजट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट मेंशन नहीं है, टर्म मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और ये आर्टिकल 110 बोलता है कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हाट, कि गवर्नमेंट को प्रेजेंट करनी है, प्रेजेंट करनी है बिफोर द पार्लियामेंट, बिफोर पार्लियामेंट। अब ये मैं तुम्हें ना बिल्कुल इनफॉर्मल एक देसी सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ जो आप समझ पाए, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे आर्टिकल 110 को तो इट बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। तो ये बोलता है गवर्नमेंट को प्रेजेंट करनी है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन गवर्नमेंट टू प्रेजेंट। कहाँ पे प्रेजेंट करनी है? पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पे है क्योंकि बजट प्रेजेंट होता है लोकसभा में, तो लोकसभा, तो गवर्नमेंट को लोकसभा में प्रेजेंट करना है। क्या प्रेजेंट करना है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ estimated expenditure and receipts। अच्छा, कब प्रेजेंट करनी है? बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब वो फाइनेंशियल ईयर हमारा जो हमने एडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा खत्म होता है 31 मार्च को। यानी कि देखो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि सरकार को, क्या जिम्मेदारी है? सरकार को अपना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट, जो पैसे आए और जो उन्होंने खर्च किए, उसका लेखा जोखा प्रेजेंट करना है। किसके सामने? लोकसभा के सामने। कब प्रेजेंट करना है? उस फाइनेंशियल ईयर को खत्म होने से पहले। तो अभी आप देखेंगे करंटली वी आर इन फाइनेंशियल ईयर, लेट्स से हम है फाइनेंशियल ईयर 2025। 1 अप्रैल 2025 को ये स्टार्ट हुआ था और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है 31 मार्च 2026 को। तो ये मान लीजिए ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी पैसे सरकार के पास आए और जो भी खर्चा किया, इसके खत्म होने से पहले, इस डेट से पहले, हमें वो बजट कहाँ पे प्रेजेंट करना है? पार्लियामेंट में। तो ट्रेडिशनली बजट प्रेजेंट होता था आपका लास्ट
लास्ट वर्किंग डे ऑफ फैब टिल 2016। अब सरकार ने किया क्या, फैब में पहली बार फैब 2027 को 17 को इन्होंने बजट प्रेजेंट किया फर्स्ट वीक ऑफ फैब में। अब इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि यहाँ पे क्या था, अच्छा सरकार ने पहले से अनाउंस कर रखा था, सरकार ने पहले बोल रखा था कि भाई 2017 से हम पहले बजट को प्रेजेंट करेंगे। इसके पीछे भी एक इकोनॉमिक फिनोमिना है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मार्च रश होता है उससे बचने के लिए। तो इस बार क्या था, 2017 में 10 फेब को, अगर शायद मैं रिमेम्बर कर पाऊं, मैं विश्व में पढ़ ही रहा था, 10 फेब को 2017 को यूपी के इलेक्शन थे। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बोला कि भाई इसको यूपी के इलेक्शन से जस्ट पहले बजट आप प्रेजेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी यूपी के वोटर को इन्फ्लुएंस करेगी। और ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गई। अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने ये बोला कि हमने तो पहले से बता रखा था, वी हैव टोल्ड इन 2016 कि हम करने वाले हैं, डेट तो तुमने इलेक्शन कमीशन ने बाद में अनाउंस किया ना, तो यू शुड टेकन केयर दिस थिंग, हमने तो पहले बता रखा था। तो फाइनली इलेक्शन कमीशन ने कराया। अब आप इसको कैसे भी ले, दैट्स अप टू योर आइडियोलॉजी, बट मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि 2016 तक हमारे देश में बजट प्रेजेंट होता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फैब, फिर होने लगा फर्स्ट वीक ऑफ फैब, तब से अब तक चला आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, टिल 2016 हमारे देश में 2 बजट प्रेजेंट होते थे, रेलवे और दूसरा होता था फिर जनरल बजट। अब ये दोनों मर्ज हो गए, हमारे देश में एक ही बजट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं जनरल बजट। ठीक है, और इससे आपको एक और चीज भी देना है, बजट सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट होगा, राज्यसभा में डिस्कस हो सकता है लेकिन इंट्रोड्यूस लोकसभा में होगा। दूसरा, बजट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले करना है और प्रेजेंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और टर्म ये जो बजट है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल तो ये हुआ। एक होता है 2-3 और टर्म है, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या बजट डेफिसिट भी इसको बोलते हैं, और एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। इन दो को समझे, दो बड़े इंपॉर्टेंट है टेक्निकल। अब बार बार नहीं समझाऊंगा इसलिए अच्छे से समझना। ये तुम्हारा रेवेन्यू खाता है, ये वो खाता है तुम्हारी कितनी तुम महीने, देखो सरकार का मान लो, ये मान लो अभी क्या स्थिति होगी एग्जैक्टली नहीं बता रहा, थोड़ा रफली बता रहा हूं, अभी स्थिति सरकार की लगभग ऐसी ही होगी। सरकार के पास ऑलमोस्ट मान के चलो 100 रुपए जो सरकार ने खर्च करे, 100 में से 75 तो सरकार के पास आ रहे होंगे इनकम के, और 25 सरकार के पास आ रहे होंगे कैपिटल के। ठीक है, यानी कि सरकार को अगर 100 रुपए खर्च करने हैं तो उसमें से 75 इनकम के हैं, 25 तो सरकार को लोन लेके प्रॉपर्टी बेच के अरेंज करने पड़ रहे हैं, और इस 100 में से 75 या 80 रेवेन्यू पे खर्च हो रहा है। 75 या 80, 75 का मतलब है सिर्फ देश का स्टेटस मेंटेन करने के लिए जो सारा इनकम का पैसा है वो खर्च हो जाता है, या कई बार कमी भी पड़ती है, इसलिए मैंने तुम्हें एक गैप दे दिया। चलो लास्ट ईयर का एक डेटा तुम्हें बताऊंगा। और अब तुम्हें देखो, ये तो वो वाला खर्चा है, जैसे तुम अपने घर का मानो, ऐसे समझो कि घर में तुम्हारा 70-80 हजार रुपए, 75 से 80 हजार तुम्हारी इनकम है, 75 हजार रुपए, और सैलरी आती है 75 हजार रुपए, और सिर्फ घर को चलाने का खर्चा है तो 75 है, 75 से ज्यादा है। घर को चलाने का खर्चा मतलब बिजली का खर्चा, खाने का खर्चा, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक क्लॉथिंग, तो जितने तुम कमाते हो उतना तो मेंटेनेंस में ही खर्च हो गया। अब आगे ग्रो कैसे करोगे, तो ग्रो के लिए तुम्हें डेवलपमेंट के लिए खर्चा चाहिए, तो उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, तुम कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बेचते हो, लोन लेते हो, और उस पैसे को तुम डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हो। कई बार तो ऐसा होता है, मान लो कि
ये खर्चा 80 है, तो तुमने इस महीने लोन लेके एसेट बेच के अपने खर्चे चलाए, ऐसा होता है। तो बाकी अब तुम्हें डेवलपमेंट होना है, इसके लिए पैसा लोन से आ रहा है। अब सुनिएगा, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए रेवेन्यू अकाउंट के। अगर रेवेन्यू अकाउंट में 75,000 आए, एक मैं तुम्हें रफली एग्जांपल लेके बता रहा हूँ अपना परिवार का, सो दैट समझ में आए। अगर रेवेन्यू अकाउंट में कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम आई, तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? रेवेन्यू इनकम के जितना, उससे ज्यादा है उससे कम? समझ में आया? तुम्हारी आवाज बता रही है समझ में नहीं आया। आया नहीं आया? नहीं आया सर, कैन यू रिपीट? नहीं सर। सुनो, इसको मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, ये पूरा आधा घंटा चाहिए। इसको सुनो, रेवेन्यू रेवेन्यू अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट की आइडियल कंडीशन है, आइडियल, इट शुड बी सरप्लस, सरप्लस होना चाहिए, और सरप्लस नहीं तो कम से कम बैलेंस होना चाहिए। बट अभी हमारे देश का क्या है, रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट में। तो किसी भी खाते में डेफिसिट कब होता है? उस खाते में पैसे आए तो 75 और उससे तुमने निकाल लिए 80, खर्च 80 कर लिए, तो ये -5 में चला गया। ठीक है, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट है। तो भारत का भी रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट में है। नहीं समझ में आए तो ये मानो, भारत के रेवेन्यू खाते में जितना भी पैसा आता है, रेवेन्यू का मतलब इनकम का जितना भी पैसा आता है, उससे ज्यादा हमारे देश के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं या नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। और होना क्या चाहिए? कम होने चाहिए, लेकिन ये ज्यादा है। तो ये होता है तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल है, जब व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, किससे? रेवेन्यू रिसीट से या रेवेन्यू इनकम से। थोड़ा आई गेस समझ में आएगा, इसको एक दो बार रिवाइज करना तब और समझ में आएगा, मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल है। एक और होता है टर्म, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ये फिस्कल डेफिसिट क्या है? सुन रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, घर वाला एग्जांपल लो कि तुमने इस बार खर्च किए 100, 75 इनकम से आए। अब मान लो 20 लोन से आए और 5 एसेट बेच के आए। इन दोनों में भी वर्ष कौन सा है? मतलब एसेट बेच के आने वाला इस पैसे को कैसे भी खर्च करो चलेगा, या लोन वाले पैसे को कैसे भी खर्च करो चलेगा? कैसे भी का मतलब है, देखो, अगर ये जो तुमने लोन पे पैसा लिया है, इसको तुमने सब्सिडी या इंटरेस्ट में खर्च कर दिया, डिफेंस में खर्च कर दिया, तो देश को कोई इनकम तो होगी नहीं। अगर इस पैसे को तुम इसमें इंफ्रा भी तो आएगा, इंफ्रा। अगर इस पैसे को तुम हेल्थ में लगा रहे हो, एजुकेशन में लगा रहे हो, एजुकेशन में मान लो तुमने लगाया लोन पे पैसा लेके, तो कल को बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, स्टार्टअप बनाएंगे, सर देश को टैक्स देंगे, तो फ्यूचर में इनकम जनरेट होगी ना, उससे तुम लोन भी पे कर दोगे, इंटरेस्ट भी। लेकिन अगर तुमने लोन पे पैसा लेकर सब्सिडी बांट दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, तो खत्म। अगले साल तुम्हें अब ज्यादा इस लोन का इंटरेस्ट देना है, लेकिन इनकम तो बढ़ेगी नहीं। तो ये लोन वाला पैसा और एसेट वाला पैसा, ये तब जस्टिफाइड है, आप इसको अच्छे से खर्च करो, डेवलपमेंट पे खर्च करो। तो तब तुम लोन भी ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इंडिविजुअली हर महीने 50,000 रुपए बोरो कर रहे हो, उस पैसे से अगर तुम पार्टी कर रहे हो, वर्ष केस है। उस पैसे से क्लोथिंग कर रहे हो, वर्ष है। लेकिन उस पैसे से तुम अगर अपना कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो जो फ्यूचर में तुम्हें इनकम दे सकता है, वो जस्टिफाइड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी देखो ज्यादा खतरनाक लोन वाला है, क्योंकि तुमने जो एसेट बेची है ये अपनी है, तुमने एसेट बेच दी, तुमने अपना फोन बेच दिया, उससे 50,000 रुपए है, तो कल को कोई वापस थोड़ी ना मांगेगा। लेकिन तुमने जो लोन पे पैसा लिया है वो तो वापस भी देना है, तो वो ऐसी जगह खर्च हो जिससे डेवलपमेंट आए। तो इसीलिए एक टर्म निकल के आता है फिस्कल डेफिसिट।
फिस्कल डेफिसिट का मतलब है वो पार्ट जो तुमने लोन पे लिया है। तो मान के चलो इस बार का फिस्कल डेफिसिट आए, ऐसे डेट आता है कि इस बार का फिस्कल डेफिसिट था लेट्स से 8 लाख करोड़ रुपीस। तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि इस बार सरकार ने, लेट्स से इमेजिन करो, हाइपोथेटिकल डेटा है, सरकार ने 50 लाख करोड़ टोटल सरकार ने खर्च किए। तो इसमें से सरकार के अपने सोर्सेस से 42 लाख करोड़ ही जनरेट हुए, बाकी के 8 लाख करोड़ सरकार ने लोन से लिए हैं। सरकार ने खर्च तो 50 दिए किए, लेकिन ये पैसा आया कहां से? 42 सरकार का अपना था, ओन था। इस ओन में क्या होगा? सरकार की इनकम होगी। जैसे 40 सरकार की इनकम थी और 2 सरकार के आए एसेट्स बेच के। तो 50 सरकार ने खर्च किए, 40 आए इनकम से, टैक्स से, 2 आए एसेट्स बेच के, लेकिन 8 तो लोन पे आए हैं। तो ये पैसा सही जगह खर्च होना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये है कि इस बार सरकार ने टोटल खर्चा ये जो है इसमें से कितना पार्ट कर्जे का है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। प्रैक्टिकली ये मानो तुम्हारे परिवार में तुमने खर्च किए, यही वाला एग्जांपल ले लो, 75,000 तुम्हारे घर की इनकम थी और 5,000 तुमने एसेट बेच के लेके आए, 20,000 का तुमने लोन लिया, और तुमने अब ये जो टोटल खर्चा किया है 1 लाख का किया है। इस 1 लाख का तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट होगा 20,000। ठीक है ना? कोई दूर से देख रहा होगा तो उसको समझ में आएगा इस परिवार का टोटल एक्सपेंडिचर तो 1 लाख है, लेकिन ये 20,000 लोन का पैसा है। तो ये 20,000 अच्छी जगह खर्च होना चाहिए सो दैट ये फ्यूचर इनकम जनरेट करे। तो थोड़ा एक बार इसको पढ़ना, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को, और थोड़ा इसी को एक बार और रिवाइज मारना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बात करें। ठीक है? या 5 मिनट का तुम्हारे पास टाइम है, पूछे कोई भी डाउट है तुम्हारा या एनीथिंग यू वांट टू आस्क। सो इस क्लास का नहीं, बट मुझे लास्ट क्लास का एक डाउट था। आपने इम्पोर्ट कवर पढ़ाया था एंड में, मेरा मिस हो गया था थोड़ा सा। आप एक बार समझा सकते हैं शॉर्ट में? सॉरी, एक बार बताइएगा दोबारा से क्या? इम्पोर्ट कवर, सो आपने लास्ट क्लास में एंड में करवाया ओके था। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, इम्पोर्ट कवर मैंने आपको बताया था। देखो अ, हम हर बिल्कुल लेमैन से सुनो, सपोज दिस इज इंडिया और इंडिया ने इस साल इंपोर्ट किया है कितने का? 600 बिलियन का। ठीक है, $1 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है, सामान मंगाया, गुड्स। तो ये जो गुड्स अब 600 बिलियन वर्थ की आपने मंगाई है, तो उनको आपको पेमेंट तो करनी होगी, है ना? तभी तो यस सर। सामान आएगा ना। पेमेंट आप किस में करोगे, किस करेंसी में करोगे? अभी सभी लोग पेमेंट किस में डॉलर्स। मांगते हैं? डॉलर्स में, है ना? पेमेंट डॉलर्स में मांगते हैं आज भी लोग, आज भी देश। तो अब हमारे पास डॉलर हम प्रिंट तो करते नहीं है, यानी कि डॉलर देने के लिए हमारे पास डॉलर आने भी तो चाहिए ना। और कुछ डॉलर हमने अपने रिजर्व में रखे हुए हैं, रिजर्व में। तो हमारा ये जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है ये $700 बिलियन है। यानी कि अच्छा एक चीज बताओ, केस 1 हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $70 बिलियन है। केस 2 हमारा ये है सिर्फ $7 बिलियन। तो एज अ कंट्री तुम्हें चिंता कहां पे होगी? 7 पे तुम्हें चिंता होगी ना, यस सर। क्योंकि अब आप इसको मान लो डेली का ही मानिए, डेली का लगभग 2 बिलियन मान लो, डेली का 2 बिलियन का आप पेमेंट करते हो। तो आप मानो कि अगले 5 दिन कोई पेमेंट नहीं आ रही विदेश से, तो 5 दिन में डेली 2 देना है, तो तुम्हें तो पहले दिन पे दो गया, अगले दिन दो गया, फिर दो गया, तुम्हारा तो एक्सचेंज खत्म। तो चौथे दिन कहां से सामान मंगाओगे? तुम्हारे पास तो कुछ डॉलर है ही नहीं, और तुम्हारे पास रहे नहीं है, कहां से पेमेंट करोगे? तो रिजर्व ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा? अच्छा 10 बिलियन कैसा रहेगा? आर यू हैप्पी विद 10 बिलियन? क्योंकि 10 बिलियन से कितने दिन का काम चलेगा? 5 दिन का काम चलेगा, 5 डेज का काम चलेगा। चलो मैं बोल रहा हूँ 100 बिलियन कैसा रहेगा? तुम बोलोगे सर इससे तो बस 50 डेज का काम चलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ व्हाट अबाउट 700 बिलियन? तुम बोलोगे हाँ ये ठीक है, इससे कम से कम हमारा 350 दिन का काम चल जाएगा।
1 ईयर का काम चल जाएगा। तो यानी कि हमारे पास इतना रिजर्व है जिससे 1 साल तक हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंपोर्ट कवर। इंपोर्ट कवर, आई विल टेल यू, तुम्हारे एग्जाम में कोई इंपोर्ट कवर नहीं पूछने वाला, बट ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो अच्छा, अब जैसे पाकिस्तान का देखो, पाकिस्तान के पास अभी जस्ट गूगल करना कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। एक बच्चा गूगल करो पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, दूसरा गूगल करो पाकिस्तान का ईयरली इंपोर्ट कितना है। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से कीजिए। तो 16,235 USD है। कितना बिलियन डॉलर में 162 बताओ आप, कितना? 16 बिलियन? वन हाँ 162,335 16235। 16235, ये क्या है? इसमें पॉइंट USD मिलियन डॉलर ही है ये। मिलियन बताया ना, तो हाँ 6 बिलियन में बताओ तो 16 बिलियन डॉलर का है। 16 बिलियन डॉलर का क्या है? इंपोर्ट? इंपोर्ट है ऐसा फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? एक्सचेंज रिजर्व है इतना। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ओके, हंसी नहीं आ रही? तुम्हारा तो 700 का है ना? तो यस, पाकिस्तान रिलेटिवली छोटी इकोनॉमी है, बस 16 बिलियन डॉलर का है बस। अच्छा, अब ये बताओ कि इसका इंपोर्ट कितना है, ये इंपोर्ट कितना करता है ईयरली? $50 million. कितना? 50 से 80 पाकिस्तान बिलियन डॉलर्स। 50? 50 billion. ओके, 50 बिलियन डॉलर करता है। अब तुम्हें एक चीज समझ में आई? अब मुझे एक चीज बताइए, हम 600 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं और हमारे पास 700 बिलियन डॉलर एक्सचेंज में है, रिजर्व रखा हुआ है हमारी तिजोरी में। पाकिस्तान 50 का करता है और उसके पास 16 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है। कौन बेटर सिचुएशन में है अगर कल को फॉरेन एक्सचेंज या कुछ भी वॉलेटिलिटी होती है, पैसे आने बंद हो जाते हैं, तो बेटर सिचुएशन में हैंडल करने के लिए कौन है? इंडिया है। यस, क्योंकि इंडिया इज हैविंग अ इंपोर्ट कवर ऑफ मोर देन 1 ईयर, और इसका तो 1 साल में अगर 50 का है तो इसका तो बस 1/3 का इंपोर्ट कवर है इसके पास। 3-4 महीने ही चला पाएगा अपने देश को। समझ में आया? सर किसी कंट्री का इंपोर्ट कवर कम ज्यादा किसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है? बेटा, इंपोर्ट कवर का मतलब है डॉलर। अब डॉलर तुम तो प्रिंट करते नहीं हो, डॉलर आएंगे और पेमेंट करोगे, तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा डॉलर आते रहेंगे, तुम्हारा रिजर्व बढ़ जाएगा। अब डॉलर तुम्हारे पास बहुत आएंगे कैसे? तुम्हारे देश में टूरिस्ट हैं, अब टूरिस्ट तुम्हारे देश में आ रहे हैं तो वो हार्ड करेंसी लेके आएंगे, डॉलर लेके आएंगे, तुम्हारा डॉलर बढ़ जाएगा। या तुम दुनिया को बहुत ज्यादा सामान बेचो, मान लीजिए आईफोन एप्पल कंपनी इंडिया में बनती, इंडिया के लोगों ने बनाई होती, दुनिया का बेस्ट फोन इंडिया के लोगों ने बनाया होता, पूरी दुनिया में तुम एप्पल के फोन बेचते और सारा डॉलर कहां पे आता? तुम्हारे देश में आ जाता। समझ में आया ना? तो डॉलर आएंगे कैसे? जब तुम कुछ बेचोगे या टूरिस्ट आएंगे, है ना? तो ऐसे और भी कई सारे वेज हैं, ये मैं बता चुका हूं अच्छे से लास्ट क्लास। ठीक है? यस सर। सो 2-3 मिनट का तुम लोगों के पास अभी भी टाइम है। आप मेरे से बात कीजिए, बताइए कुछ अगर आपका डाउट है तो। सर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हेलो। जी सर, बताइए। हाँ सर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। मैं पूछ रहा था कि अगर आपको ऐसे बोला जाए कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कौन सा खर्चा करती है जिसको हमें इंस्टेंट स्टॉप कर देना चाहिए, ऐसा कौन सा फालतू खर्चा करती है, वो फिर सी सर देखो, मतलब क्या? मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारी डिबेट होती है। एक तो तुम्हारा पॉलिटिकल डिबेट है ना, एक है तुम्हारा पॉलिटिकल डिबेट में तो फिर तुम फंस जाओगे, कुछ बोल ही नहीं पाओगे, है ना? बट बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो सरकार को कम करने चाहिए। ठीक है, जैसे वन ऑफ द खर्चा इज सब्सिडी, या सब्सिडी का खर्चा। हम बहुत ज्यादा सब्सिडी बात देखो, इससे पहले तुम्हें एक और डिबेट समझनी होगी। एक डिबेट होती है एंटाइटलमेंट, एम्पावरमेंट। तो तुम खाना देके, अब जैसे सुनो, एक चलो तुम्हें कहानी बताता हूँ, समझ में आएगा। बीजेपी वाज सेइंग एंड लाइक कि देयर टॉप लीडर्स आर प्रमोटिंग कि हमने, मोदी सरकार ने हमारी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आने के बाद
80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन देते हैं। इमेजिन करो, दैट्स अचीवमेंट ऑफ इंडिया। 80 करोड़ लोगों को तुम कुछ नहीं देते थे, हम इतना उनकी फूड सिक्योरिटी को हम पूरा करते हैं। अब सुनिएगा एक फैक्ट, और वो पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। सिर्फ एक फैक्ट या एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होया और वो सारा नैरेटिव चेंज हो गया। नाउ व्हाट वाज दैट पॉइंट ऑफ व्यू? अपोजिशन के किसी लीडर ने बोला कि इस सरकार के आने से देश के लोगों की सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री के राशन पे पलना पड़ रहा है ना? राइट। तो पूरा नैरेटिव भी चेंज हो गया। तब से मुझे याद है शायद ये इस सरकार ने बोलना ही छोड़ दिया कि इन्होंने बोलना ही छोड़ दिया कि हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सिडी अगर आप दे रहे हो, अच्छा मैं इसमें अपनी स्टेटमेंट में करेक्ट करना चाहूंगा, हम टारगेटेड सब्सिडी दें। सब्सिडी सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जिनको जरूरत है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को थोड़ी सी भी सब्सिडी ना मिल जाए जो डिजर्व नहीं करता, क्योंकि सब्सिडी का पैसा सरकार आज भी लोन लेके आप मान के चलिए पूरा करती है। अब इसमें अभी तुम्हें बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी दिखाऊंगा। एक होता है, तुम ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, उसको बोलते हैं बजट ऑफसेटिंग बोलते हैं कुछ, कि हमारी एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वो 2.5 लाख करोड़ का ग्रेन खरीदती है, तो पहले तो उसको बजट से पैसा मिल जाता था। अब उसने क्या करा, अपने ऊपर लोन ले लिया और वो बजट के अकाउंट्स में शो नहीं करता। तो तुम्हारा बजट के अकाउंट में सिचुएशन बेटर लगती है, बट टेक्निकली देश के ऊपर कर्जा आता जा रहा है। समझ में आया थोड़ा? सर मैं ये प्रपोज कर रहा था कि जैसे इंडिया में जितने भी वीआईपीज और वीवीआईपीज हैं, इवन जो एग्जिस्टिंग है एंड ऑल्सो दोज आर रिटायर्ड, मतलब सिर्फ सिर्फ वीआईपी ब्यूरोक्रेट्स सिक्योरिटी नहीं। हाँ, इनके सिक्योरिटी में, क्योंकि सर इनके सिक्योरिटी में आर सिक्योरिटी पर्सनल, सीआरपीएफ एंड ऑल, मतलब बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट होती है, तो इवन सबसे अरविंद लोएस्ट लेवल अरविंद में भी। केजरीवाल हैव टोल्ड ना कि वीआईपी कल्चर को हमें खत्म करना है। तो वीआईपी कल्चर को खत्म एग्जैक्टली। करना शुड बी एज अ मूवमेंट। यस, करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, देखो एक छोटी नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं बता तो रहा हूँ, ये सारा वेस्टफुल खर्चा है, ये सारा हमें कम करना चाहिए। अब टेक्नोलॉजीज को आपको एक सॉल्यूशन देती है। जैसे आपने देखा होगा आजकल ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि हमें रोड पे ट्रैफिक कॉप नहीं दिखाई देते, कैमरा के द्वारा, सीसीटीवी कैमरा के द्वारा चालान कट जाता। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यस चलो सर, ठीक है, लाइक चंडीगढ़ में ऐसा मैं ही होता है। नीचे बिल्कुल रोड पे आ गया हूँ अपना ऑफिस बंद करके। सो पूछना है तो ऑलराइट पूछो, सर। नहीं क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं कार में आ गया हूँ अपना, अगर इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, किसी का कोई भी डाउट है तो क्वेश्चंस तो पूछ ही सकते हो। सर वही मैं बता रहा था कि इंडिया में जैसे है ब्यूरोक्रेसी में भी, इवन लोएस्ट लेवल से लेकर आप प्राइम मिनिस्टर तक, मतलब पॉलिटिक्स में भी जाएंगे तो हर लेवल पे मतलब देयर इज अ ह्यूज एंड फैट अमाउंट ऑफ मनी एक्सपेंडिचर इन देयर सिक्योरिटी, व्हिच इज आई कंसीडर कंप्लीटली यूजलेस। तो अरविंद केजरीवाल ने बोला तो था इसको चेंज करने की कोशिश किया, लेकिन मुझे लग रहा है अभी सी इसका सॉल्यूशन सिर्फ उससे नहीं आएगा। देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका सॉल्यूशन सिर्फ आपका पॉलिटिशियन नहीं ला सकते, जब तक हमारे समाज की कॉन्शियसनेस ना बदले। जैसे अब मैं तुम्हें एक देता हूँ, अभी सारे बच्चे लाइन पे है ना, चले गए? सर ऑलमोस्ट सारे। ओके ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल। ये वीआईपी कल्चर वाला भी तब चेंज होगा जब आम लोगों का थॉट चेंज होगा। जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल, इंडिया में डाउरी इज अ क्राइम। ओके, मैं अभी दिल्ली एनसीआर में ही हूँ। दिल्ली एनसीआर में डाउरी होती है, प्रैक्टिस होती है, बट डाउरी इज अ क्राइम। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप बताइए इसका आंसर। डाउरी, ये तो सब बिकॉज लोग आप बोथ द जानते हो पार्टीज ना आर कि इन डाउरी एग्रीमेंट। इंडिया में बैन है, इलीगल है, लेकिन स्टिल डाउरी प्रैक्टिस होती है। कोई इतना तो व्हाट आई से रियलिटी से दूर नहीं है कि उसे पता ही नहीं है कि डाउरी प्रैक्टिस भी होती है। सर इसमें ऑल आर यू आयरनी एग्री है। ना? यस सर, इसमें आयरनी है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज बोथ द पार्टीज एग्री इन डाउरी, और आफ्टर उसके बाद 5 साल के बताते ही बाद, नहीं है, 10 साल के रिपोर्ट बाद ही नहीं व्हेन देयर करते। इज अ डिस्प्यूट। यस सर। तो आप मुझे, मैं यही तो कह, अच्छा आप में से
आपके सभी लोगों में कोई परिवार में किसी ने डाउरी प्रैक्टिस करी है, नहीं करी? यस सर, करते हैं। करी होगी। अब वहां पे यस एक सर। चीज बताइए, उसको आप कैसे रोक सकते हो? जब सामाजिक स्तर पे कॉन्शियसनेस आएगी, है ना, जैसे स्वच्छता, साफ सफाई। एग्जैक्टली। सरकार कितनी भी, आई गारंटी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर बियॉन्ड द इन्फ्लुएंशियल पावर और रेगुलेटिंग पावर ऑफ गवर्नमेंट। सो अभी तभी आप देखिए ना, अगर एक समाज है, सिंगापुर का एक समाज है, यूरोप का एक समाज है जो हाइजीन मेंटेन करता है, साफ सफाई मेंटेन करता है, एक सिविक सेंस मेंटेन करता है। तो सिविक सेंस कैसे आता है? सिविक सेंस आता है एजुकेशन से, एक्सपोजर से। और वो अभी भारत के लोगों में, क्योंकि देखो बात भी ठीक है ना, हमारे देश में बहुत सारे लोग अभी गरीब हैं, बहुत सारी चीजें देखी नहीं है, मतलब टाइम लगेगा। ठीक है ना, हो जाएगा, टाइम लगेगा। सिंगापुर वगैरह ने 1960 70s में सारा सफाई वगैरह का स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे करके टाइम लगेगा। अब आप देखो हमारा देश जैसे मॉडर्नाइज होता जा रहा है। अभी मैंने एक न्यूज सुनी थी, आई हैव नॉट वेरीफाइड इट, बट देयर वाज अ मीम कि बिहार गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम कि दे आर गोना टू गिव like certain amount for people which are doing intercaste marriages. यस सर, But many governments are starting this initiative, but you need so to this get is married through amazing. SCS. What Gandhi was saying, गांधी was saying कि देश में अगर आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है तो इंटरकास्ट मैरिज इज वन ऑफ द बेस्ट वे। और अब आप देखिए, अगर आप हमारी तुम्हारी जनरेशन में और आगे वाली जनरेशन में बच्चे खुद ही शादियां कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का तो रोल ही खत्म होता जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें ठीक होंगी। तो इट विल टेक टाइम। यूरोप में भी पहले जब ये सारी चीजें थी, सामाजिक सुधार नहीं थे, इनकम कम थी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एग्रेरियन था, इसका ये सारा सामाजिक जो भी थॉट या प्रैक्टिसेस आती हैं, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से भी आती हैं। जब तक हमारे देश की आधी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी लिबरल। इंडिया में देयर इज अ फैमिली जिसके पेरेंट्स इतने लिबरल होंगे, यू कैन कंपेयर टू एनी फैमिली इन अमेरिका और यूरोप। और हमारे देश में एक ऐसी फैमिली भी है, उसके पेरेंट्स इतने कंजर्वेटिव होंगे, लाइक यू कैन कंपेयर विद अफगानिस्तान। सो Right. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पेरेंट्स एक आर्टिस्ट है, आर्ट वर्क करते हैं, दे आर लिबरल, वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकर होंगे, दे आर लाइक दे कैन एक्सेप्ट एनीथिंग। बट अगर तुम्हारे फार्मर एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन, तुम्हारे हाथ में नहीं है, मॉनसून पे डिपेंड करेगा। तो जो भी लोग एग्रीकल्चर में होंगे, दे आर बिट रिलीजियस, क्योंकि उनको सुपर नेचुरल पावर पे ट्रस्ट करना है अपनी इनकम के लिए। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी जब चेंज होगा, यू विल फाइंड चीजें ठीक हो। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का लेक्चर हो गया, आई गेस। सर एक बात और। बताइए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने बताया कि सरकार की जो कमाई होती है वो किन किन स्रोत से होती है। सर एक जो मैं बता रहा था, जैसे लैंड राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, तो स्टेट को अगर ऐसे अगर किसी को भी कोई लैंड परचेज करना होता है तो वो किसी थर्ड पार्टी से जाकर या फिर सेकंड पार्टी से जाकर लैंड परचेज करता है, जिसमें बहुत सारी चीजें बीच में मिडिलमैन आते हैं, रेपरकशंस भी होते हैं, और बाद में इतनी सारे मतलब जो मैक्सिमम केसेस फाइल होती है वो सिविल नेचर की सारी होती है। तो सर सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? क्योंकि लैंड ओनर गवर्नमेंट ही है। आफ्टर जमींदारी सिस्टम एबॉलिश होने के बाद रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट वहां के जमींदार हो गए। तो सर सरकार ही जमींदार क्यों नहीं बन जाती कि अगर मुझे अरे लैंड। फिर सरकार का मतलब है, देखो हमने यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप को, अगर सरकार ही उस सबको कर लेगी तो हम फ्री कैपिटलिस्टिक कंट्री कहाँ पे रहेंगे? नहीं समझ सर, में है ना? लैंड लैंड का तो अभी सरकार भी ने सर सरकार ही है ना। हम्म लैंड की तो अभी भी जमींदार तो सरकार ही है, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं ओनर नहीं, तो सरकार ही है। पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप है भाई, प्राइवेट ओनरशिप है। इंडिया में ऐसा नहीं है, फॉरेस्ट लैंड सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बाकी जो लैंड है, एग्रेरियन लैंड है, उसकी प्राइवेट ओनरशिप है। इसलिए तो हमारे देश में लैंड एक्विजिशन एक्ट है। अनलाइक चाइना में जब डिसाइड किया कि वो जमीन खरीदेंगे, सारी जमीन बिलोंग्स टू पीपल, लाइक गवर्नमेंट ऑफ चाइना। हमारे यहाँ पे नहीं है, प्राइवेट ओनरशिप है। इफ आई एम ओनिंग अ सर्टेन पीस ऑफ लैंड, तो सरकार को अगर ये मेरे से एक्वायर करनी है, गवर्नमेंट हैज टू फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज नॉट फॉलोड, देन माई राइट इज वायलेटेड एंड आई एम गोना टू लाइक, मैं फिर कोर्ट में जा सकता हूँ। गॉट इट सर, गॉट इट। ठीक है ना, मतलब मेरे पास 10 बीघा जमीन है, वो मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है। क्या सरकार को उसको एक्वायर कर सकती है? कर सकती है, बट देयर हैज टू बी अ लॉ विच इज फेयर, विच इज जस्ट। तो वो फेयर लॉ क्या है? 2013 में कांग्रेस ने जाते जाते एक लॉ बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट।
उसमें उन्होंने बोला लैंड हब तब एक्वायर करेंगे जब 70% ऑफ द फार्मर्स विल बी लाइक की हैप्पी एक्विजिशन से। Got it. तो अगर Got it. एक विलेज के सारे किसान बोलते हैं हम जमीन नहीं देंगे, तो सरकार जमीन नहीं ले सकती। यही तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है। तो फिर अच्छा, उसमें कई सारी चीजें हैं कि इनको फेयर प्राइस देंगे। फेयर प्राइस का, क्योंकि वी हैव टू बैलेंस द राइट ऑफ द फार्मर्स एज वेल एज द डेवलपमेंट नीड ऑफ द गवर्नमेंट टू हैव लैंड। लैंड नहीं होगी तो रोड कैसे बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करोगे, है ना, इंडस्ट्री को जमीन कैसे दोगे। तो इसमें भी लैंड लॉस पढ़ोगे तो बहुत क्लटर्ड है इंडिया में। लेकिन उसमें कुछ में एक्सेप्शन भी है। अगर हमें कोई देश की सिक्योरिटी के लिए लैंड चाहिए तो वो बिना कंसेंट के भी ले सकते हैं, बात भी ठीक है। कल को अगर तुम्हें चले, a parcel of land is very crucial for the safety of India, तो what you are going to honor, the right of the people or the survival of the state? तो उसमें survival of the state top most आता है। I will tell you, Got it. this is the ultimate, what I say, test which is happening in like Ladakh. People of Ladakh want कि they should be given Schedule 6 protection under Schedule 6, जिससे land right वहाँ के लोगों को मिल जाएंगे। But for the security of this country, we need to have a control over the land of Ladakh. तो in case में of the rights of the people of Ladakh matters or the survival of the state, तो यहाँ पे survival of the state। तो भाई देश को चलाने के लिए कुछ लोगों को लगेगा कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या दे आर एट डिसएडवांटेज, बट यू हैव टू, वो करना होगा सभी लोगों को खुश करके, कि सभी लोगों को अच्छी चीजें देके फिर नहीं चलेगा। देश को, अगर देश की सर्वाइवल, लॉ एंड ऑर्डर ये टॉप मोस्ट है। देश रहा तो हमारे राइट रहेंगे। ठीक है, बस लास्ट एक मैं एक स्टेटमेंट के साथ इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ। देयर वाज एक स्पीच निकल के आया था जेएनयू से, जिसमें कन्हैया कुमार के ऊपर एलिगेशन लगे। ऑल्दो कन्हैया कुमार ने बोला कि मैंने तो ये बोला ही नहीं है। शायद ऐसा हो, नहीं है, आई डू नॉट नो। लेकिन एक ये था ना कि जंग जारी रहेगी देश के टुकड़े टुकड़े तक, ऐसे करके कुछ था, है ना। भारत तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू हाँ की हाँ हाँ हाँ। मिट्टी से, सो लाइक समथिंग। ये जो भी था वो तो बंदा डिनाई कर रहा है, मैंने बोला ही नहीं। अब बात ठीक है, अगर वो डिनाई कर रहा है मैंने बोला ही नहीं, और उस समय मुद्दा उठा था कि ये स्लोगन जेएनयू में उठे थे, तो दिस इज द फेलियर ऑफ अवर व्हाट आई से, ये जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर के इंस्टीट्यूशन है उनका फेलियर है। आपको पता ही नहीं चला 10 साल हो गए किसने स्लोगन गाए थे। तो सुनिए, तो अल्टीमेटली बात यह है कि क्या मैं उस देश के इंटीग्रिटी को चैलेंज कर सकता हूं फ्रीली जिसने मुझे ये फ्रीडम दी है? गॉट इट सर। ठीक है ना। इट्स लाइक कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बोल रहे हैं कि बेटा इस घर में मेरा ये प्लॉट है, मेरा घर है, बट यू आर हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, यू कैन से, तुम्हें लिबरली रहो। और तुम इतना लिबरली रह रहे हो कि तुम अपने पेरेंट्स को ही गालियां दे रहे हो, तो कैन यू डू दिस? समझ में आया ना। तो जिस देश में आप रह रहे हो, जिस देश ने आपको फ्रीडम दी है, क्या उस फ्रीडम को यूज करके आप उसी देश को तोड़ने की बात कर सकते हो? नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। तो सर्वाइवल ऑफ द स्टेट फर्स्ट, वहां पे लोगों का राइट वायलेट हो सकता है। ठीक है, चलो यार बहुत हो गया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।